नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एलिमिनेशन टैग के साथ सॉल्यूशन ला रहा हूं। साथियों, आज हमने अभी तक 2025 और 2024 के संपूर्ण पेपर को एलिमिनेशन टेक्निक के साथ कर लिया है। अब आज हम 2023 का जो बचा हुआ पेपर वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर में स्थित है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल नहीं थी? तो इसमें भी आपको अपना करंट अफेयर तैयार करके जाना होगा। इसमें भी कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगी। इसमें इसका आंसर उपयुक्त तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है डी, शरद कमल। डी इसका। हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये भारत में स्पोर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? यानी कि कह रहा है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 में किसको मिला है? तो इसका आंसर है श्री श्रीनिवास वर्धन जी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है, इस वर्ड पर गौर देना है। तो इसमें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो इसमें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई ये सम्मिलित नहीं है, ये मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। मैसूरू में है, ये मैसूर में है। हाँ, ये मैसूर में है। और इसकी स्थापना जो कि 1969 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट और डेवलपमेंट इनको प्रमोट करता है, उनको विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर देखते हैं। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो इसमें इस ऑप्शन है इंग्लैंड। हाँ, इसका ऑप्शन होगा इंग्लैंड 1975, ये उसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये 2015 से प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये 2024 में भी पूछा गया था, यानी कि 24 या 25 में भी पूछा गया है। मैं सही गैस कर पा रहा हूँ, शायद 25 में पूछा गया है। ये थीम रिपीटेड है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर। तो एमपीपीएससी हमेशा प्रमुख व्यक्तित्व में महिलाओं को ज़्यादा वरीयता देती है। महिलाओं को ज़्यादा वरीयता देती है, ज़्यादा वरीयता। ठीक है, तो थोड़ा सा महिलाओं पर फोकस करके चलना है। तो प्रथम स्थलीय भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? शीतल महाजन प्राणे, मंजू अनामिका शर्मा, श्वेता परमार। तो इसका आंसर है अनामिका शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39 पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? इस्पात पुरुष, हम ध्यान रखेंगे। इस्पात पुरुष किसको कहा जाता है? जमशेद जे ईरानी जी को इस्पात पुरुष कहा जाता है। इसके ऑप्शन में थे लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, ठीक है, अनिल अग्रवाल, जमशेद जी ईरानी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है? अब इसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं क्योंकि इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया है और इंडिया का नाम है, तो पहले आप इंडिया देखें। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इंडिया ही लगा के आएँ, क्योंकि बहुत हद तक चांस है कि इंडिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? पोर्टल क्या होता है? जैसे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है कि इसका मतलब क्या है कि हाँ, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से यहाँ आशय है सरकार या संस्थाएं जहाँ वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री कर सकें डिजिटली, यानी कि डिजिटली सरकार या कोई संस्था है वो वस्तुओं की खरीदे बिक्री। तो
इसमें MP टेंडर्स ये भी है, जैम ये भी है, MP एल्यूनियन ये भी है, MP ऑनलाइन ये नहीं है। तो इसमें क्या है, MP ऑनलाइन क्या करती है, फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो कि ऑनलाइन चीज़ें हैं वो करती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है, टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है DSL केबल, तीसरा ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक्स और चौथा ऑप्शन है सैटेलाइट। तो इसका आंसर है DSL, चूँकि ये नेट और टेलीफोन एक ही केबल से होता है। इसमें टेलीफोन कॉपर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। और ADSL VDSL इसके दो टाइप हैं, ADSL और VDSL, इसके दो टाइप हैं ये। और ये दोनों काम एक ही लाइन से करता है, यानी कि इंटरनेट भी चलता है और टेलीफोन भी चलता है। दूसरा केबल है, तो केबल तो एक केबल डलती है जिससे केबल टीवी चलता है। फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें क्या होता है, डाटा को ऑप्टिकल फाइबर से लाइट सिग्नल द्वारा भेजा जाता है। और सैटेलाइट, इसमें एंटीना की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर 42 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ई-कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, 24 घंटे 7 दिन कार्य करने की, 24/7 कार्य करने की क्षमता। तो इसको आप एग्जैक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। तो इसमें ऑप्शन हैं फिशिंग हमला, SQL इंजेक्शन हमला, DOS हमला, DOS हमला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फिशिंग हमला। फिशिंग के बारे में हम पिछले पेपर में बात कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल क्या उद्देश्य है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। अब हम थोड़ा यहाँ पहले फायरवॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फायरवॉल क्या होता है कि, एक मिनट दोस्तों, हाँ, फायरवॉल क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा दीवार होती है ये, जो यह नियंत्रित करती है कौन सा डेटा नेटवर्क में अंदर जाएगा, कौन सा बाहर आएगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देता है, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना है, एक नेटवर्क का डाटा बैकअप तैयार करना है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमको होगा बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है। जैसे अब इसमें बताया गया है कि कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा आएगा, ये फायरवॉल डिसाइड करता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके द्वारा उदाहरण हैं। तो ये बिजनेस के मॉडल्स होते हैं, बिजनेस के जो ये मॉडल्स होते हैं, C2C, C2B, C2C, B2C और B2B। तो हम यहाँ थोड़े बिजनेस के मॉडल्स की एक बार बात कर लें, मोटा हम बात कर ले रहे हैं। B2B में क्या होता है, बिजनेस से बिजनेस होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट से क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड सर्विसेज किसी अन्य कंपनी को दें, तो ये B2B हो जाएगा। B2B हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी, ठीक है। और B2C क्या हो जाएगा, बिजनेस से कंज्यूमर, यानी कि अमेजॉन से कंज्यूमर, हम अमेजॉन से कुछ सामान खरीदते हैं। C2C क्या हो जाएगा, कंपनी टू कंपनी, जैसे कोई कंपनी किसी और कंपनी को कुछ सामान बेच रही है, कोई कंपनी किसी और कंपनी को सामान बेच रही है। और C2B क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सेल, जैसे कोई दूधिया है और वो अमूल को अपना दूध बेचता है, दूधिया अमूल को अपना दूध बेचता है, अमूल को अपना दूध बेचता है। तो ये इसका आंसर है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। आंसर B2C होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 47 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सूचीकरण, दूसरा ऑप्शन है विसंकेतन, तीसरा ऑप्शन है संकेतीकरण, चौथा ऑप्शन है ध्यान से सुनना। एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इज़ द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रिटेट्स द सिम्बल्स
यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ मैसेज, लिसनिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड लिसनिंग। तो इसका आंसर है डिकोडिंग। इसका आंसर डिकोडिंग है, जहां रिसीवर प्राप्त किए गए मैसेज के सिग्नल से सिंबल की व्याख्या करके और उसका अर्थ समझाता है। ठीक है, डिकोडिंग में क्या होता है कि रिसीवर्स जो मैसेज प्राप्त इनक्रिप्टेड फॉर्म में चूंकि रिसीवर्स मैसेज प्राप्त करते हैं तो उनको फिर डिकोड करते हैं, उसके बाद फिर उनका अर्थ समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? याहू, ये एक मेल है, ये एक मेल है, मेल की तरह ही है, मैसेंजर है। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये सबको पता है, ओपन एआई के द्वारा किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये एक समझने वाली बात है, हम थोड़ा यहाँ समझ लेंगे। पहले हम सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में ये दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी क्या है। तो कंप्यूटर अभी तक 4 पीढ़ियों में बना है। पहली पीढ़ी जो कि 1940 से 1950 पहली पीढ़ी, 1 मिनट, हाँ ये लिख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950। सेकेंड जनरेशन 1950 है 1950 से 1960। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 और फोर्थ जनरेशन 1970 से 1980। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब काम करती थी और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। वहीं थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग और होने लगी थी, मल्टीटास्किंग होने लगी थी। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं, जो VLSI, ULS और AI बेस्ड ये चीज़ें हो गई हैं। और जो फोर्थ जनरेशन आज 1980 से आज तक है। 1980 से आज तक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इनकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप के पास मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर स्थित है, उसके लेफ्ट में है, ईस्ट पे है, नीचे रेड सी है। ठीक है, काला सागर बीच में है, इधर वहाँ से दूर है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो इसमें तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्थान और राज्य। तो बैलाडीला, केंदुझार, बालाघाट, कुद्रेमुख और राज्य हैं उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें हम एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हैं। बालाघाट तो मध्य प्रदेश में सबको ही पता होगा। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ये भी सबको पता रहता है। ठीक है, अब रह गई केंदुझार और बैलाडीला। तो बैलाडीला बैलाडीला छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, केंदुझार उड़ीसा में है। बालाघाट में कॉपर माइन है। ठीक है, और कुद्रेमुख आयरन ओर की माइन है कर्नाटक में, और बैलाडीला और दंतेवाड़ा में आयरन ओर की मांग है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और केंदुझार भी आयरन ओर की माइन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? पटल विरूपण प्रक्रिया को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। अंडर डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म? तो इसका ऑप्शन है, एक मिनट, ऑप्शन से पहले हम थोड़ा पटल विरूपण के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों से होने वाले धीमे व दीर्घकालिक भूआकृतिक परिवर्तन हैं, उनको पटल विरूपण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? पर्वत निर्माण होता है, भूकंप आते हैं और प्लेट विवर्तन होता है। इसमें पूछा गया कौन से नहीं आती है? तो विस्मांगी परिवर्तन हेट्रोजोनिक नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव्स होते हैं, हेट्रोजोनिक मूव्स नहीं होते हैं। ठीक है, विस्मांगी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करिए।
तो इसमें ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। तो इसका आंसर पहला ही होगा, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। सबसे लिटरेट केरल राज्य है, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायु परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है बाहरी वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर क्षोभ मंडल ही होगा, क्योंकि यही परत है जो दोनों मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन 57 देखते हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो इस नदी है वैतरणा है, ये नदी वैतरणा है। अब इन थोड़ी और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। धाधर है, ये बिंद रेंज से निकलती है, धाबरगढ़ हिल से निकलती है गुजरात से, ठीक है, और अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। वैतरणा है, वैतरणा ये त्र्यंबक नासिक से निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम देख लेते हैं। इनमें युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, शेषाचलम, ये बायो रिजर्व है और ये स्टेट है। तो मानस असम में है, ठीक है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है और सिमलीपाल ये मेरे हिसाब से शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है और सिमलीपाल जो है कि उड़ीसा में है और नोकरेक मेघालय में है। ये यहाँ चारों मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया है? भूमिगत ताप यानी कि अंडरग्राउंड हीट। तो अंडरग्राउंड हीट का प्रथम प्रयोग बोयजे इडाहो USA में किया गया है। यही किया गया है। एक बार हम यहाँ इनकी लिटरेचर रेट और देख लेते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ 55 का ये डी ए ना होके 55 का डी है। 55 का डी है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे द्वारा हुआ था, तो हम यहाँ देख लेते हैं। केरल में 93%, ठीक है, मिजोरम में 91%, गोवा में 78% और त्रिपुरा में 66%। क्वेश्चन नंबर फिर से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर देखते हैं। भूमिगत ताप यानी कि अंडरग्राउंड हीट का, तो ये है बोइजो इडाहो USA में है। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से किसे मेलिसिस बेसन भी कहा जाता है? तो पहले हम मेलिसिस बेसन में के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहाड़ जब अपलिफ्ट होते हैं ना, तो उनके मलबे से उसके सामने वाली तरफ बनने वाले बेसन को मेलिसिस बेसन कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ बन रहा है तो उसका मलबे से जो मलबा इकट्ठा हो जाता है, जो उसके सामने एक बेसन बनता है, उसको मेलिसिस बेसन कहते हैं। तो ये मिजोरम में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम बचे हुए 40 क्वेश्चन को कल की वीडियो में करते हैं।